और इंटर कॉलेज बसलिया से हुई थी। जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय हम लोग नशाबंदी शराबबंदी का अभियान चलाए थे। मैं अकेला था। मेरे वहाँ जो माहौल था गाँव का बहुत ही खराब माहौल था। वहाँ पर सिर्फ नशाखोरी ही थी। लोग दारू पीते थे, जो 2 पैसा कमाते थे वो शराब में अपना वो नशाखोरी में दे देते सारा पैसा। उसमें हम लोग को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता था। बैठ के पढ़ते तब तक जो लोग आपस में मारपीट कर लेते थे। उसके बाद भी हम लोग उन परिस्थितियों में सामना करते हुए पढ़ाई करते थे। एक बार जी हमारा आजिज हो गया, मैं कहा कि जब तो लग रहा हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। फिर एक सच्चो हुआ करते थे थाना झंगा में, एक बीडी यादव जी, बहुत पहले 1900 लगभग हम जानते हैं कि 91 की बात है कि बीडी यादव जी दरोगा हुआ करते थे। उनके पास अपनी व्यवस्था को हम जाके अपनी गाथा को गाए बताए, साहब इस तरह की स्थिति है, हमारे गाँव में इतना शराब बनता है और शराब बनाने वाले लोग बनाते हैं और पीने वाले लोग पी करके अपना झगड़ा झंटा करते हैं, गाली गुप्ता देते हैं और हमें पढ़ाई लिखाई काफ़ी बाधित होती है। दरोगा हमारा हिस्ट्री पूछे, हम बताएं कि स्थिति हमारी है साहब। तो वो बहुत ही सम्मानित दरोगा थे, सलाम करता हूँ ऐसे दरोगा का, जहाँ भी होंगे वो खुशहाल रहें। वो दरोगा साहब ने कहा ठीक है बेटा हम चल रहे हैं तुम्हारे। वो दरोगा साहब तुरंत फ़ोन किए आबकारी विभाग को। आबकारी विभाग आती है और वो SHO आते हैं। पूरे गाँव में लगभग हमारा गांव का इलाका लंबा है, 3.5 किलोमीटर के लंबाई में है और लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ाई में है। उस गांव में लगभग 2 टोला हमारा बहुत बदनाम टोला था शराब के मामले में। उसमें घर घर जाकर हम लोग से जो वो नशाबंदी का जो हम लोगों ने फंडा अपनाया और सहयोग लिए कुछ लोगों से, लोग मिल करके सभी वो जो बनाने वाला जो आइटम रहता है, दारू का जो व्यवस्था होता है बनाने वाला शराब का, वो सारी व्यवस्था को हम लोगों ने तोड़ने फोड़ने का काम किया था। उस समय वो बना, मतलब सब तोड़ फोड़ करके हम लोगों ने वो शराबबंदी कराया। दुश्मनी भी काफ़ी होगी, लेकिन उससे काफ़ी लोग बाहर भीतर गए और अच्छे पोजीशन में आ गए लोग। और हम लोग शिक्षा का माहौल शुरू किए वहीं से और धीरे धीरे पढ़ते गए। अब हम लोगों ने स्नातक किया, परास्नातक किया, फिर LLB किया। LLB के बाद हम लोग तैयारी शुरू किए। तैयारी में सफलता नहीं मिल पाई, फिर जो है हम लोग आ गए वकालत पेशे में। आज वकालत पेशे में सिविल कोर्ट में एक सीनियर लाइजर के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं अपना। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग बहुत छोटे स्तर पर पहुंचे हैं, अभी बहुत स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं। बाधाएं बहुत ज़्यादा, आपके सामने बाधाएं बहुत आएंगी। बहुत से लोग आपका रास्ता रोकेंगे, बहुत से लोग पढ़ने में परेशान करेंगे। आप बच्चे दौड़ते होंगे, जो हमारे कंपटीशन के बच्चे हैं, दौड़ने में वो लोग कांटा बिछा देंगे, शीशा बिछा देंगे। वहाँ पर भी वहाँ को चीर के निकलना आप लोगों को। लक्ष्य की जो प्राप्ति होती है बड़ा खतरनाक होती है। लक्ष्य की प्राप्ति इतना आसानी से नहीं मिलता है, बड़े काफ़ी संघर्ष करने पड़ते हैं। अभी ये संग्राम सर अभी गए थे, अभी आप जानते होंगे यहाँ पर इनका धरना चल रहा है इको गार्डन लखनऊ में जो चल रहा धरना 565 दिन हो गया है, लगातार धरना चल रहा है इन लोगों का। उस दिन अभी गए थे हम लोग 13 जनवरी को वहाँ पे एक झंडा इन लोगों ने दिखा दिया। एक कार्यक्रम चल रहा था, निषाद पार्टी का रैली चल रहा था, उस रैली में इन्होंने झंडा दिखाया। अपनी मांग किया इन्होंने, संवैधानिक मांग थी, कानूनी मांग थी। उस मांग को इन्होंने मांगा। अंत वहाँ पर डिप्टी CM साहब थे और PS बघेल साहब थे और हमारे तमाम जैसे ओम प्रकाश राजभर जी थे, सारे बैकवर्ड के लीडर थे। सारे लीडरों के सामने रखा गया, उन्होंने अपना बात रखा। पूरी जो है मीडिया की टीम, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी मीडिया वहाँ पर आई। सभी चैनल के द्वारा वहाँ पर लिया गया, फोटोग्राफ लिया गया। तो सबकी समस्याओं को उठाया जा रहा, फिर भी ये लोग आज छिल रहे हैं। जबकि टीचर की कैटेगरी में होते हुए, टीचर की पूरी परीक्षा पास करते हुए आज ये लोग बाहर होकर घूम रहे हैं। तो ये व्यवस्था है। हर परीक्षा पास करने के बाद भी आपको लगेगा कि हम कुछ नहीं हैं। तो परीक्षाएं पास करना ही नहीं है, संघर्ष करना सबसे बड़ी चीज होती है। और जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह मिशन हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए कि हमें शिक्षित बनना है। शिक्षित बनने के लिए क्या क्या करना होगा आप लोगों को। मैं गुरुजनों के द्वारा जो आज्ञाएँ टिप्स जो दी जा रही हैं, जो बातें बताई जा रही हैं, उनको कंठस्थ करें। नहीं समझ में आता है एक बार नहीं, बार बार रिपीट करें, बार बार पूछें, उसको पूछते रहें। जब तक समझ में नहीं आता तब तक पूछते रहें। मेरे ख्याल से नॉलेज के इनको भंडार कहा जाता है। माँ सरस्वती की कृपा से, भगवान की कृपा से कुछ ऐसा है इनके अंदर कि वो अपने व्यक्तिगत शरीर पर हर चीज़ नहीं खर्च करते हैं। लेकिन ज्ञान रूपी बहुत अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन जितना भी कहूँ कम है इनके लिए। आप इनसे पूछते रहिए, तब तक पूछिए जब तक इनका भी दिमाग वहाँ तक न पहुँच पाए, तब तक इनसे पूछते रहिए आप लोग सवाल, ताकि यह भी अध्ययन करें। रात को कम से 5 घंटा पढ़ते हैं तो कम से 8 घंटा भी पढ़ें, 10 घंटा पढ़ें। ये पढ़ें और आप लोगों की मेहनत करना होगा। पढ़ाई के पीरियड में कम से कम आप घर जाते हैं तो
जो खेल कूद का समय होता है, जो परिस्थितियाँ होती है, करने के बाद अपना एक्सरसाइज योगा व्यायाम करने के बाद होना ही चाहिए आप लोगों को कि 11 बजे तक रात तक पढ़िए, उधर 4 बजे भोर में जग जाइए, उधर फिर जो अपना उठिए, दिनचर्या के बाद जो है अपना फिर पुनः जो है अपना पढ़ाई लिखाई चालू करिए, फिर कोचिंग जाइए, कोचिंग के बाद अपना समय से सफाई दफाई, उसके साथ साथ जो है आप लोगों के साथ स्वच्छता के साथ साथ जो है आप लोगों को यह ध्यान देना है कि हमारा सेहत सबसे बड़ा होना चाहिए। कारण से सेहत सबसे बड़ी चीज़ होती है इस दुनिया में। जो है आपका शिक्षा के साथ अगर सेहत सही नहीं है, आपका जो है शैक्षणिक माहौल खराब हो जाएगा। सेहत बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है। स्वास्थ्य अगर नहीं है तो आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य प्लस शिक्षा ये आपके जीवन के लिए अमूल्य निधि है। इस निधि को आपको अपनाना होगा। और जैसे विषम परिस्थितियां हैं इस समय, तमाम परिस्थितियां आती हैं। जैसे बच्चे जो है जो अपना उम्र होता है जैसे 13-14 के बाद से, और उधर जो 20-21-22 तक जो उम्र होता है, वो उम्र जो है गलत रास्तों पर ले जाता है। तो आप लोगों को गलत रास्तों पर नहीं जाना है, सही रास्तों को अपनाते हुए चरित्रवान बनकर एकदम नैतिक क्रियाकलापों के आधार पर अपने आप को हर तरह से संजो करके, जैसे स्वामी विवेकानंद जी और वो हमारे और उस लौह पुरुष जैसे सारे लोग। हेलो।